हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग देखेंगे कि इकोनॉमिक्स का क्या अप्रोच होना चाहिए। तो इकोनॉमिक्स का बेसिकली क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, और जो मेरा आने वाला अटेम्प्ट है उसमें मैं इकोनॉमिक्स को किस तरीके से अप्रोच करने वाला हूँ। तो 2023 का अगर आपने पेपर अच्छे से इवैल्यूएट किया होगा तो आपको पता होगा कि इकोनॉमिक्स में अभी भी यूपीएससी कुछ चेंजेस एज सच, बहुत बड़ी मेजर चेंजेस नहीं किया है। यूपीएससी ने अभी भी जो मोस्ट फेवरेट टॉपिक्स है यूपीएससी के इकोनॉमिक्स के, मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने आपको बताया था 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इकोनॉमिक्स के जो आप स्किप करके नहीं जा सकते हैं। अगर आपने वो 50 टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ा होगा तो आप देखेंगे कि क्वेश्चंस, अगर इकोनॉमिक्स के 15-20 क्वेश्चन इस बार आए थे 2023 के पेपर में, तो 10 से 12 क्वेश्चन वो 50 टॉपिक से ही थे। जैसे मॉनेटरी पॉलिसी, हर साल यूपीएससी का फिक्स है कि मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा, फिस्कल पॉलिसी के ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा, बजट इकोनॉमिक सर्वे से 1-2 क्वेश्चन यूपीएससी को पूछना ही पूछना है। तो ये सब टॉपिक्स को आप स्किप करके नहीं जा सकते हैं। इस साल का 2023 का पेपर अगर आप देखेंगे तो यूपीएससी ने मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर में क्वेश्चन पूछा था। यूपीएससी ने क्वेश्चन मनी बिल कह रहा हूँ मैं, ट्रेजरी बिल, कॉल मनी, ये सब के बारे में क्वेश्चन आया था। 2022 के पेपर में भी और 2021 के पेपर में भी यूपीएससी ने ये ट्रेजरी बिल और कॉल मनी, ये सब के ऊपर में क्वेश्चन पूछा था कि कैपिटल मार्केट में, इस साल 2023 के पेपर में यूपीएससी आया था कि यूपीएससी ने पूछा था कि कैपिटल मार्केट में कौन कौन सी चीज़ें आती है, ट्रेजरी बिल आता है कि कॉल मनी आता है कि क्या आता है। ऐसा ही सेम पिछले बार यूपीएससी ने पूछा था कि कॉल मनी जो है उसका पीरियड क्या होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है या फिर लॉन्ग टर्म के लिए होता है। ट्रेजरी बिल जो है उसे कौन इशू करता है, गवर्नमेंट इशू करता है, मतलब आरबीआई इशू करता है ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, या फिर कोई प्राइवेट बैंक्स इशू करते हैं। तो हमेशा क्वेश्चन अगर आप देखेंगे कि पास्ट ईयर में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है यूपीएससी के, क्वेश्चन वो रिपीट होते हैं, पर दिक्कत ये है कि उन टॉपिक्स को डीपली पढ़ करके हम लोग नहीं जाते हैं, और उन टॉपिक्स को डीपली डाइव इन करना इंपॉर्टेंट हो जाता है इस बार। तो आने वाले अटेम्प्ट्स के लिए एक ही है कि टॉपिक्स अभी भी सेम वही रहने वाले हैं, बट अब जो टॉपिक्स है उसे हम लोग को डीपली और अच्छे तरीके से पढ़ करके जाना है। और कुछ क्वेश्चन है जो एक यूपीएससी ने इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछा था। सेम इंटेंजिबल चीज़ों के बारे में एक बार यूपीएससी की 2019 या फिर 2020 के पेपर में भी क्वेश्चन आया है। तो इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट में क्या क्या चीज़ें आती है, जैसे एक ऑप्शन था जिसको लेकर के बहुत लोग कंफ्यूज हुए थे कि मेलिंग लिस्ट ऑफ क्लाइंट्स, कि वो इंटेंजिबल एसेट्स में आएगा कि नहीं आएगा, इन्वेस्टमेंट में आएगा कि नहीं आएगा, जो कि आएगा। रीजन बिंग कि आप उसे फिजिकल फॉर्म में नहीं रख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप उसे टच करके महसूस कर पा रहे हैं, ठीक है, वो इंटेंजिबल चीज़ें हैं। तो एक क्वेश्चन आया था। एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यूपीएससी ने एमएसएमई के बारे में पूछा था। ये एमएसएमई एक्ट जो है 2006 का, वो ये बोलता है कि कोई भी मीडियम इंटरप्राइजेज है वो अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं 15 से 25 करोड़ के बीच में, तो वो आपका एमएसएमई के अंदर में कवर होगा, मीडियम इंटरप्राइजेस की कैटेगरी में। अगर आप किसी ने पीएसएल नॉर्म्स का वीडियो देखा था मेरा, जो मैंने अपलोड किया था, उस टाइम मैंने आपको बताया था कि कोई भी स्टार्टअप से अगर उसे फंडिंग 50 करोड़ तक का मिल रहा है तो वो पीएसएल नॉर्म की कैटेगरी में आएगा। तो वो 15 से 25 करोड़ नहीं होगा, वो 50 करोड़ होगा। तो अगर किसी ने वो वीडियो देखा होगा, मैंने उस टाइम में बोला था कि ये 3-4 पॉइंट्स याद रखने के लिए, क्योंकि मैंने अपडेटेड मैनर में डाला था। तो मैंने कहा था कि अगर आप, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, वो क्वेश्चन एग्जाम में आया, तो अगले बार ये यूपीएससी पूछ ले कि पीएसएल नॉर्म्स में एजुकेशनल लोन का कैटेगरी कितना होगा। तो मैंने उस टाइम पे ये भी बताया था कि अगर 20 लाख तक का कोई एजुकेशन लोन लेता है तो वो पीएसएल के अंदर में कवर होता है, बट 20 लाख रुपए से ज़्यादा का अगर एजुकेशन लोन लेता है तो वो पीएसएल नॉर्म्स की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो 20 लाख रुपए तक जो है वो एजुकेशनल लोन की कैटेगरी में आता है, 20 लाख के ऊपर तक का अमाउंट जो है पीएसएल नॉर्म्स की कैटेगरी में नहीं आता है, अंडर द कैटेगरी ऑफ एजुकेशन। तो इसीलिए जब पीएसएल नॉर्म्स पढ़ रहे हैं तो बस उसे उसी टाइम पे अपडेट कर लेना कि अगर करंट अफेयर्स में कुछ दिया है और अगर न्यूज़ में कुछ मेंशन है तो वो अपडेट कर लेना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस तरीके से आप इकोनॉमिक्स को अपना कंप्लीट करेंगे। और क्वेश्चंस अगर देखा जाए तो एक यूपीएससी ने बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा था स्टेरिलाइजेशन के बारे में। वो अगर किसी ने बेसिक एनसीईआरटी पढ़ा होता तो वो क्वेश्चन सॉल्व हो गया होता कि स्टेरिलाइजेशन क्या है। तो पता ही है कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस के बारे में आपने पढ़ा होगा, जहाँ पे गवर्नमेंट जो बेसिकली सिक्योरिटीज़ को परचेज और बाई करती है। तो मार्केट में अगर बहुत ज़्यादा एक्सेस लिक्विडिटी है तो उस लिक्विडिटी को ऑब्जर्व करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, बेसिकली उस टाइम पे आरबीआई जो है वो सिक्योरिटीज़ को सेल करेगा और ज़्यादा ओपन मार्केट ऑपरेशंस कंडक्ट करेगा उस टाइम पे। तो वो स्टेरिलाइजेशन का कॉन्सेप्ट हो गया आपका। तो अभी भी अगर आप इकोनॉमिक्स देखेंगे कि अगर मैं समअप करूं तो यूपीएससी ने मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में क्वेश्चन पूछा, यूपीएससी ने स्टेरिलाइजेशन के बारे में क्वेश्चन पूछा जो एक बेसिक एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, यूपीएससी ने ट्रेजरी बिल, कॉल मनी, ये सब के बारे में क्वेश्चन पूछा, इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट के बारे में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा। फिर यूपीएससी ने 15 फाइनेंस कमीशन के बारे में पूछा था जिसके हेड एनके सिंह थे। उस टाइम यूपीएससी ने पूछा था कि क्या क्या जो है वो बेसिकली आपका फाइनेंस कमीशन जो बना है इस बार, तो बेसिकली किस किस कैटेगरी के बेसिस पे इवैल्यूएट करेगा। डेमोग्राफिक डिविडेंड है, पॉपुलेशन होगा कि नहीं होगा, उसके बाद में टैक्सेशन उसके अंदर में कवर होगा कि नहीं होगा। और वो 7-8 पिलर्स थे बेसिकली, जो कि बहुत समय से न्यूज़ में पिछले 2-3 साल से
15 फाइनेंस कमीशन हर बार आ रहा है, तो वो पूछना था ही। चांसेस था कि पिछले साल यूपीएससी पूछ ले, बट पिछले साल यूपीएससी ने नहीं पूछा क्वेश्चन 15 फाइनेंस कमीशन के बारे में, तो इसीलिए इस साल इंपॉर्टेंट हो गया था 15 फाइनेंस कमीशन। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसे आप स्किप नहीं कर सकते कोई भी हालत में, ये बात आपको पता होना चाहिए। एक यूपीएससी ने इन्विट्स के बारे में क्वेश्चन पूछा था, जो आपका बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होता है, तो इन्विट्स पढ़ रहे हैं, तो अगली बार यूपीएससी शायद रिट्स के बारे में क्वेश्चन पूछ ले, जो रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ये सब क्रिएट किए जाते हैं। तो इन्विट्स आपका बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी था, इनफैक्ट करंट अफेयर्स के हर एक मैगजीन में इन्विट्स और रिट्स के बारे में कवर था। तो अगर ये क्वेश्चन आता और ये क्वेश्चन अगर आपका मिस्टेक हो जाता, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि यूपीएससी जो है वो क्वेश्चन अजीब तरीके से पूछ रहा है। ये क्वेश्चन फेमिलियर था, इन्विट्स के बारे में पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट भी है। फिर यूपीएससी ने एक बेटा के बारे में क्वेश्चन पूछा था कि बेटा क्या होता है। तो अगर किसी को फाइनेंशियल नॉलेज है तो पता होगा, आपने कॉल पुट फ्यूचर ऑप्शंस उस टाइम पे आपने पढ़ा होगा, ये अल्फा बीटा गामा ये सब के जो कॉन्सेप्ट होते हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, मतलब ये क्वेश्चन ईजी था। अगर फाइनेंशियल नॉलेज भी इंपॉर्टेंट है तो इससे ये पता चल रहा है कि यूपीएससी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पूछ रहा है, बट इकोनॉमिक्स जब आप पढ़ रहे हैं तो थोड़ा बहुत अगर आपको फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स भी अगर आप पढ़ लेंगे साथ ही साथ, तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्योंकि अगर आपने अच्छे से पेपर इवैल्यूएट किया होगा तो आपको पता चलेगा 2022 और 23 के बाद यूपीएससी थोड़ा सा आपके फाइनेंशियल टर्म्स को टच कर रहा है। जो अगर आप देखेंगे बाकी एग्जाम्स जो एग्जाम देते हैं, जैसे सेबी ग्रेड ए सब का एग्जाम देते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा फाइनेंस के क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो अगर आप थोड़ा टाइम निकाल करके अगर आप थोड़ा ये मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट ये सब के इंस्ट्रूमेंट्स को थोड़ा अच्छे से पढ़ ले, और साथ ही साथ अगर आप थोड़ा फाइनेंशियल एंगल और फाइनेंशियल टच अगर उसे देते हैं, एक कॉन्सेप्ट जस्ट अगर आप बिल्डअप कर ले, तो आपका ये पूरा सेगमेंट कंप्लीट हो जाएगा। इसका बेनिफिट दूसरे ऑप्शंस में भी होता है कि सेम तरीके के क्वेश्चन यूपीएससी का कोई एक पर्टिकुलर ऑप्शन में फ्रेम कर देता है, तो वहाँ पे आप उसे ईजिली एलिमिनेट कर पाते हैं। तो ये थोड़ा इस बार ध्यान रखिएगा, इकोनॉमिक्स पढ़ते टाइम थोड़े इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में और थोड़ा फाइनेंशियल एंगल और थोड़ा उसे फाइनेंशियल टच देना इंपॉर्टेंट है। मैं एक वीडियो डाल दूंगा प्रॉपर तरीके से, जहां मैं आधे एक घंटे के अंदर में सारे फाइनेंशियल टर्म्स को प्रॉपर तरीके से, ये अल्फा बीटा गामा ये सब जितने भी है फाइनेंशियल टर्म्स जो है बेसिकली जो यूपीएससी पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होगा, वो मैं वीडियो बना करके डाल दूंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। फिर आप ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स वाले पोर्शन को छोड़ सकते हैं और वो वीडियो देख करके आप उसे कंप्लीट कर लीजिएगा वहाँ पे। फिर यूपीएससी ने एक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के बारे में पूछा था, सीबीडीसी, बहुत समय से न्यूज़ में, तो ये क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होना चाहिए था, ये क्वेश्चन ईजी था। तो वही मैं कह रहा हूँ कि अगर आप अच्छे से पेपर इवैल्यूएट करेंगे 2022-23 ये सब का आप प्रॉपर तरीके से इवैल्यूएट करेंगे, तो आपको ये बात पता चलेगा कि क्वेश्चन अभी भी कॉमन एरिया से आ रहे हैं। और जो बाकी बस दिक्कत ये हो जा रही है कि यूपीएससी इस बार जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें एलिमिनेशन बहुत प्रॉपर तरीके से लग नहीं रहा है। स्टिल आप कुछ स्टेटमेंट्स को एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर आप, मैं पास्ट पेपर करवाऊंगा 2023 का, जैसे बाकी के ईयर्स का मैंने डाला है, वैसे 2023 का मैं सॉल्व करके डालूंगा, तो आपको पता चलेगा कि एलिमिनेशन टेक्निक प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है उन सब ऑप्शंस में जहां स्पेसिफिक यूपीएससी ने कुछ क्वेश्चन पूछा है और ऑप्शंस वैसे फ्रेम किया है ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 या फिर नन या फिर ऑल ऑफ दी अबव वैसे करके। बट उसके अलावा आप ऑप्शंस को कहीं ना कहीं स्टेटमेंट्स को कुछ एलिमिनेट फिर भी कर पा रहे थे। तो ये पॉसिबल तभी होगा जब आपने एक ओवरऑल सिनॉप्सिस लिया हुआ है, एक आइडिया लिया हुआ है प्रॉपर तरीके से इकोनॉमिक्स और फाइनेंस का। फिर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था आपका बेसिकली पीएलआई स्कीम के बारे में क्वेश्चन आया था, जो बहुत इजी था। दोनों स्टेटमेंट बेसिक स्टेटमेंट है, तो उसमें कुछ नहीं है। अच्छा, गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड बात पता होना चाहिए कि यूपीएससी ने इस बार 2 गवर्नमेंट स्कीम पूछा था। एक आपका जननी सुरक्षा योजना के बारे में पूछा था और एक आपका अनीमिया मुक्त भारत स्ट्रैटेजी के बारे में पूछा था। जननी सुरक्षा योजना बहुत पुरानी स्कीम है, 2005 की स्कीम है। तो ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट स्कीम्स जो पढ़ रहे हैं, पहले हम लोग क्या करते थे कि जो गवर्नमेंट स्कीम्स है, तो गवर्नमेंट स्कीम्स के जो करंट अफेयर्स में बेसिकली अपडेटेड है वो पिछले 2-3 साल के, वो गवर्नमेंट स्कीम्स पढ़ करके जाते थे। बट अब ऐसा नहीं है, अब हमें थोड़ा अपनी स्ट्रैटेजी में चेंज करना होगा। गवर्नमेंट स्कीम्स ऐसे भी यूपीएससी कभी पूछता है और कोई ईयर में या तो पूछेगा ही नहीं, और जब पूछेगा तो या तो एक ही बार में 2-3-4 गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर में क्वेश्चन आ जाएंगे। और गवर्नमेंट स्कीम के क्वेश्चन फ्री फंड के मार्क्स होते हैं कि एक बार अगर आपने पढ़ लिया, एक बार अपने आइडिया ले लिया, तो उसके बाद फिर गवर्नमेंट स्कीम्स को हर साल रिपीट करने में दिक्कत नहीं होती है, फिर वो प्रॉपर उस फ्रेमवर्क में हम लोग चले जाते हैं। तो इस बार वही है कि कोई भी जो एक मंथली मैगजीन या फिर जो ईयरली मैगजीन आती है गवर्नमेंट स्कीम की, उसे प्रॉपर तरीके से पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और कुछ चीज़ें उसमें हम लोग फिर भी स्किप कर सकते हैं, मैं डाल दूंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है कौन कौन से नहीं है। बट उसके अलावा फिर एक प्रॉपर तरीके से एक आइडिया लेना बहुत ज़रूरी हो जाएगा, वरना फिर गवर्नमेंट स्कीम्स के मार्क्स ऐसे ही हम लोग हर बार मिस करते रहेंगे। तो मैं वही इस बार स्ट्रैटेजी अपनाने वाला हूँ। इकोनॉमिक्स में मैं कुछ चेंजेस नहीं कर रहा हूँ, जो मेरे बेसिक कॉन्सेप्ट्स बने हुए थे मैं वही बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर मैं फिल्टर आउट करूँगा। बस इस बार मैं एक चीज़ करूँगा कि जितने भी पास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, वो सारे टॉपिक्स को मैं एक जगह पे लिखूँगा और हर एक टॉपिक को मैं डीपली जा करके
अपडेट करूंगा बेसिकली कि कोई एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जैसे एमएसएमई वाला क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछ लिया, पिछले साल मैंने अपडेट कर दिया था उसे पीएसएल नॉर्म्स में, मैंने आप लोगों को वो वीडियो अपलोड करके करवा भी दिया था और डायरेक्टली क्वेश्चन आ गया था वो 50 करोड़ का कि कवर होगा कि नहीं होगा। तो इस तरीके के अपडेशन इंपॉर्टेंट है। और जो 1 साल 1.5 साल 2 साल के करंट अफेयर्स है, बेसिकली 1.5 साल के जितने भी करंट अफेयर्स होंगे उसे प्रॉपर तरीके से करना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एनसीईआरटी से बेस बन जाता है। एनसीईआरटी फिर भी इकोनॉमिक्स में उतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करती है, आपको एक बेसिक बुक पढ़ना ही होगा और यूट्यूब में बाकी वीडियोस ये सबको देख करके आपको अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होगा। और बाकी जितनी अपडेशन करनी रहेगी वो सारे वीडियोस को मैं अपडेट करके डाल दूंगा ताकि आपको दिक्कत नहीं होगी इकोनॉमिक्स के पोर्शन में। और स्ट्रैटेजी इकोनॉमिक्स का कुछ नहीं होना चाहिए, बस करंट अफेयर्स में इस बार थोड़े प्रॉपर तरीके से ध्यान देना होगा। और गवर्नमेंट स्कीम्स जो है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करके जाते थे और जो करंट अफेयर्स में मेंशन रहता था, उसके अलावा गवर्नमेंट स्कीम्स को थोड़ा डीपली करना होगा। और इसके अलावा इकोनॉमिक्स में और कुछ नहीं है, बस करंट अफेयर्स है जिसका रोल इस बार ज़्यादा होने वाला है। और करंट अफेयर्स जो है उसे प्रॉपर तरीके से पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाएगा इसीलिए। तो इसी के साथ इकोनॉमिक्स का स्ट्रैटेजी आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से आप बेसिकली उसे फॉलो करेंगे। और मल्टीपल सोर्सेस फॉलो करके अभी भी फायदा नहीं है दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो, क्योंकि यूपीएससी इकोनॉमिक्स में बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है। बेसिक डेटा और बेसिक फैक्ट का क्वेश्चन नहीं है कि आप 4 बुक पढ़ लेंगे तो उससे आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिल जाएगा। आप खुद देखिए ना यूपीएससी क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, वही मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर में क्वेश्चन आया, वही कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट के ऊपर में क्वेश्चन आया, एनसीईआरटी से वही बेसिक स्टेरिलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया। तो कॉन्सेप्ट अभी भी आपने कहीं पे भी एक बेसिक बुक पढ़ा होता तो कॉन्सेप्चुअल आपकी क्लैरिटी रहती और आप उस क्वेश्चन को कर पाते हैं। तो दिक्कत यही है कि इकोनॉमिक्स में हमें क्या करना है, हमें अपने नॉलेज को और ज़्यादा बढ़ाते जाना है। इंस्टेड ऑफ स्टिकिंग टू अ पर्टिकुलर सोर्स, हमें अपने नॉलेज को और ज़्यादा बढ़ाते जाना है। और ये तभी पॉसिबल होगा जब आप थोड़े करंट अफेयर्स में और ज़्यादा एक्टिव हो जाएं। तो इकोनॉमिक्स का मेन रोल वही है कि करंट अफेयर्स में जितनी भी चीज़ें हैं ना, उसे हम लोग को डीपली फॉलो करना होगा। और जो बेसिक हमारा स्टैटिक पोर्शन, एक बार जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो गई है तो उसे वहीं पे एक बार छोड़ देना होगा। हम लोग स्टैटिक पोर्शन को कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रख करके एक बार स्टिक हो जाएंगे और करंट अफेयर्स पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे और वहाँ से अपने स्टैटिक वाले और करंट अफेयर्स की जितनी भी चीज़ें उसे अपडेट करना स्टार्ट करेंगे। तो ये बेसिकली आपका इकोनॉमिक्स का स्ट्रैटेजी होना चाहिए।